2026 में अगर आपने डेटा एनालिटिक्स सीखना स्टार्ट कर दिया है या फिर आप डेटा एनालिटिक्स सीखना स्टार्ट करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना लो। और मैं इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा कि जब मैंने आज से 2 साल पहले यानी कि 2024 में जब अपना करियर स्विच करने का सोचा था एक लॉ बैकग्राउंड से डेटा में, तो मैंने क्यों डेटा एनालिटिक्स को चूज नहीं किया और डेटा साइंस की तरफ गया। और उसके बाद आज मैं अपने डिसीजन को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो बहुत अच्छा था और मैंने डेटा एनालिटिक्स चूज नहीं किया, ये मेरे करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये वीडियो कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी चेक देने वाला हूं कि आपको डेटा एनालिटिक्स क्यों नहीं सीखना चाहिए और मैंने भी क्यों नहीं सीखा। तो बात यह है कि जब मैंने 2024 में अपने लो बैकग्राउंड से टेक बैकग्राउंड में करियर स्विच करने का सोचा, तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च किया आप टेक बैकग्राउंड में किस तरीके से एंट्री कर सकते हो। तो वहां पर वेब डेवलपमेंट, डेटा के रोल्स जैसे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, इस तरह के फील्ड थे। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि डेटा एनालिटिक्स सबसे इजी वे है डेटा करियर में आने का, और उसमें आपको सिर्फ टेबलू या पावर बीआई, एक्सेल, सीक्वल, इन्हीं टूल्स को सीखना होता है और आपकी एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लग जाएगी। लेकिन जो चीज जितनी आसान होती है उस चीज में कंपटीशन उतना ही हाई होता है, और उस टाइम पर भी कोई डेटा साइंटिस्ट बनने का नहीं सोच रहा था। जैसे आज भी जब मैं बहुत जनों से बात करता हूँ, आपके कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक जॉब लग जाएगी, उसके बाद डेटा साइंस में हम स्विच कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और मैंने क्यों नहीं किया और मैं डायरेक्ट डेटा साइंस में क्यों गया? क्योंकि डेटा साइंस में थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ी मैथ्स होती है, थोड़े स्टेटिस्टिक्स होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप डेटा साइंस के बारे में सोचते हो तो आधे लोग तो वैसे ही डेटा साइंस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें कोडिंग होती है, मैथ्स होती है, स्टेटिस्टिक होते हैं। तो वो लोग इजी वे अपनाते हैं और वो डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं। तो मैंने डेटा साइंस को चूज किया। मैंने कहा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन डेटा साइंस में कंपटीशन कम है, जॉब लगने के चांस भी थोड़े ज्यादा हैं, और बाद में डेटा साइंस में एक करियर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से एआई का यूज बहुत बढ़ रहा है, जब मैंने 2024 में स्टार्ट किया था तब एआई का यूज इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एआई का यूज अब बढ़ता जा रहा है तो सिंटेक्स लिखना और क्वेरीज लिखना ये तो हम एआई से भी कर सकते हैं। जो लॉजिक बिल्डिंग है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डेटा एनालिटिक्स का जो वर्क है वो हम अधिकतर जो डेटा साइंटिस्ट है वो कर सकते हैं, और एआई की हेल्प से क्वेरीज लिखना वो भी बहुत इजी हो गया है। तो इन फ्यूचर अगर आप थोड़े साल बाद जब देखेंगे तो डेटा एनालिटिक्स की जॉब आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने जब स्टार्ट किया तो डायरेक्ट डेटा साइंस से स्टार्ट किया। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम डेटा एनालिटिक्स बन जाते हैं और डेटा साइंटिस्ट हम बाद में करियर स्विच कर लेंगे। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स बनते हैं, और इंडिया में वैसे भी डेटा साइंस की और डेटा इंजीनियर्स की जॉब इतनी नहीं है, अगर आप सर्च करेंगे किसी भी कंपनी में या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या लिंक्डइन, तो आपको सिर्फ डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स ही मिलेगी। और अगर आपकी डेटा एनालिटिक्स में जॉब लग जाती है तो उसमें क्या होगा कि आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, 8 से 10 आवर की आपकी जॉब होगी, आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे उसमें भी कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। तो आप इतने हेक्टिक और इतने फुल डे में डेटा साइंस के लिए आप टाइम कम निकालेंगे सीखने के लिए, क्योंकि डेटा साइंस में आपको कोडिंग लगती है, आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा, इतने सारे टूल लगते हैं। आगे उस चलते हुए जैसे जैसे टाइम जाएगा 2026, 2027, 2028, तो अभी से ही जेन एआई और डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इतने सारे टूल सीखना एक जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उससे अच्छा तो है कि अगर आप अभी से डेटा साइंस सीखना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, लेकिन आपके पास फुल टाइम होगा कि आप डेटा साइंस को ही सीखें ताकि आपको बाद में स्विच करने के लिए इतनी मेहनत ना लगे। क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि डेटा एनालिटिक्स में सिर्फ कुछ ही टूल है वो कर लेगा, लेकिन उसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से आप अगर इंडिया में अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन आप ये सोचिए कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको जॉब्स देखने को नहीं मिलेगी, और जो जॉब्स देखने को मिलेगी वो भी ज़्यादातर बिना किसी वजह के, बिना आपको किसी वजह के बताए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको लगेगा मैंने इंटरव्यू तो बहुत अच्छा दिया था, मुझे सारी स्किल्स आती थी, लेकिन फिर भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर पार्शियलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस करियर में। उससे अच्छा तो आप एक डेटा साइंस में जाइए
जहाँ पर मैंने डेटा साइंटिस्ट स्टार्ट किया था, और उससे क्या हुआ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स सीखोगे तो आप सिर्फ डेटा एनालिटिक्स की जॉब में ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेटा साइंस सीखते हो तो आप डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और इस तरह की डेटा जॉब्स में आप अप्लाई कर पाओगे और आपके जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि उन्होंने डेटा एनालिटिक्स तो सीखना स्टार्ट कर दिया है, अब वो क्या करें। तो अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना है तो आप सिर्फ पावर बीआई या फिर टेबलो, एक्सेल और सीक्वल पर ही बेस्ड ना रहें कि आपको सिर्फ इन्हीं 3 टूल से आपको डेटा एनालिटिक्स की जॉब लग जाएगी। आपको उसके अंदर पाइथन को ऐड करना ही पड़ेगा। आपको पाइथन के बेसिक्स आने ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पाइथन ओप्स लेवल की आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक की आनी चाहिए, लेकिन आपको उतनी पाइथन आनी चाहिए कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सको, डेटा को क्लीन कर सको, डेटा के साथ विजुअलाइजेशन कर सको। पाइथन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूरे डेटा करियर में हेल्प करेगा, वो करेगा एक तो फंक्शंस बनाना, और जो दूसरी चीज है वो है लूप्स। आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप इनको यूज करना, इनको समझना आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक जो नॉर्मल डेटा एनालिस्ट है उससे आपकी साइड थोड़ी स्किल वाइज ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल डेटा एनालिस्ट है वो सिर्फ 3 टूल्स को ही सीख के आएगा, लेकिन आपके पास पाइथन जैसी कोडिंग रहेगी तो आप अपने स्किल्स को ज्यादा शो कर पाओगे। आपके पास प्रोजेक्ट्स बनाने को बहुत होंगे, आपके पास एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बहुत होंगे, क्योंकि सिर्फ डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट्स है नहीं। आप क्या प्रोजेक्ट बनाओगे, सीक्वल, पावर बीआई या फिर कुछ डैशबोर्ड। लेकिन अगर आपके पास पाइथन आ गई तो आप उसमें ईडीए तक, फीचर इंजीनियरिंग तक के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जो आपको एक एज देगा डेटा एनालिटिक्स की जॉब में भी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप मेरी एडवाइस लें तो मैं यही कहूंगा कि अगर यहाँ से 2 साल पहले जब 2024 में मेरे पास चॉइस थी, मैंने तब भी डेटा एनालिसिस को नहीं सीखा, तो आज मुझे उसका बहुत फायदा मिल रहा है। तो 2026 में डेटा एनालिसिस सीखने का कोई पॉइंट ही नहीं रहता है। तो आपको, अगर आप डेटा एनालिसिस सीख रहे हो तो एक बैड डिसीजन हो सकता है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो बोलते हैं कि आप बहुत इजीली डेटा एनालिस्ट में करियर बना सकते हो, आपकी जॉब 100K यूएसडी की हो जाएगी एनुअली, आपका ये पैकेज होगा 20-30 एलपीए की जॉब हो जाएगी इंडिया में। लेकिन 2026 में डेटा एनालिसिस सीखना बहुत गलत है। आप सिर्फ डेटा साइंस के साथ जाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इतने नहीं आते हैं, क्योंकि हम सब चीज़ें कोडिंग से करते हैं। और अगर आपको डेटा साइंस का डर निकालना है तो एक बार पाइथन के साथ स्टार्ट कीजिए। आपका डेटा साइंस बहुत इजी लगेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो डेटा साइंस है वो पाइथन बेस्ड ही है। और उसके बाद आपको लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, कफलिंग्स और फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आपको ये सब सीखना पड़ेगा, और ये आपको इजी लगेगा अगर आपने पाइथन सीख लिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाई पॉइंट दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।